औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब तारीफ़ों के लायक है। रहमान है, रहीम है, करीम है, खालिक है, मालिक है, वहदहु ला शरीक है, या हय्यु या क़य्यूम है, या नाफ़िउ रहीम है, राज़िक है, मालिक है, खालिक है, गनी है और हर चीज़ पे कादिर है। उसका कोई शरीक नहीं, ना कोई उसका हमसर है, ना उसने किसी को पैदा किया, ना वो किसी से पैदा हुआ। कायनात उसकी है और वो कायनात का मालिक है और वहदहु ला शरीक है। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, जिनकी हम उम्मत है, जिनके उसवा हसना पे अमल करने में हमारी कामयाबी है और हम जैसे गुनाहगारों को आपकी उम्मत में होने का शर्फ हासिल हुआ और हमने आपसे हुस्न अखलाक का लेसन पढ़ा। तो अल्लाह ताला हमें अल्लाह के प्यारे नबी पर हज़ारों दुरूद शरीफ पढ़ने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए और उनकी सुन्नत पे अमल करने की भी तौफीक दे। Gentlemen, we start with the lecture 25 as you all know। आज हम इंशाल्लाह लेक्चर 25 पे बात करेंगे, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर यू नो इट कि मैं फॉर दी वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, वो कहते हैं ना कि ऐसी एक वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिस्र में सौदा होने लगा, तो जहां आपका एक तरफ सौदा ये था कि आपको सोने के बराबर किसी ने वजन आपका लगाया, जब नीलामी आपकी शुरू हुई तो सोने उन्होंने कहा जी इनको इनके वजन के बराबर हम एक सोना दे देंगे। तो एक माई थी छोटी बुढ़िया, वो बुढ़िया बेचारी ने कुछ थोड़ी सी एक अपनी कपास की अट्टी बुनी हुई थी, धागा बनाया हुआ था, तो वो ये भी लेके आ गई। गोया कि उसने इन द रूट ऑफ दैट परचेजिंग दैट स्लेव, हमारे तो प्रॉफिट हैं, उनको खरीदने के चक्कर में वो एक अट्टी के साथ भी शामिल हो गई। सो बात नीयत की है, बात अमल की है, बात उस जज्बे की है। तो मैं ये अर्ज करूंगा, आई नो कि इट विल नॉट मच अफेक्ट यू एज ए कम्युनिटी, बट आई डू नो इट कि इसमें इसी में बचत है और इसी में मैं अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, हम्बल कैपेसिटी में अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि इसी को आप आगे कन्वे करें। इसी तरह दिए से दिया जलता है। इसलिए इकबाल ने कहा, तो अक्ल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, कि अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। तो मेरा काम है, हमारा काम है कि हम गुडनेस को बिलीव करें, हम गुडनेस को बात करें, थोड़ी हो या बड़ी हो, कोई बात अच्छी बात कोई छोटी बात नहीं होती। हर अच्छी बात जो है बड़ी बात है। और हम कोशिश करें कि हम आगे दोस्तों में को बताएं, कम्युनिटी को बताएं अपनी साफ नीयत के साथ, और बरकत उस पर अल्लाह ताला ने डालनी है। तो इसी जज्बे के तहत इन दी स्पिरिट ऑफ सेल्फ एश्योरेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन में आपसे हर दफ़ा लेक्चर के शुरू में भी और एंड में भी कोई मैसेज शेयर करता हूँ। एम उसका होता है कि हमें अल्लाह ताला रीअश्योरेंस हो और हमें भी अल्लाह ताला हिम्मत की तौफीक की, इसमें अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे कि हम इस पर अच्छे तरीके से अमल भी कर सकें। इट इज सेड, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, ए मेरे राज़िक। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ओ माई लॉर्ड इंक्रीज मी इन माई नॉलेज। ये कुरान शरीफ की आयत है। अल्लाह से हमेशा नॉलेज की, अच्छे नॉलेज की, पॉजिटिव की दुआ करते रहना चाहिए। बड़ी अच्छी दुआ है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। दूसरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, ओ माई लॉर्ड, ओ मेरे अल्लाह, आई आस्क यू फॉर नॉलेज दैट इज बेनिफिट। दूसरा मैसेज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है, जो कि आज की सीरीज का दूसरा मैसेज है, दैट इज डोंट एंगर पेरेंट्स इन ऑर्डर टू प्लीज अदर पीपल। दोज अदर पीपल डिड नॉट स्पेंड देयर लाइव्स बिल्डिंग योर्स। यानी आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, दिल से करें, लेकिन इस तरह करें कि बाकी के पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट हो, और कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स को नाराज ना करें, उनकी पूरी खिदमत करें, सदके दिल के साथ करें और एक अच्छे जज्बे के साथ करें, जैसा मैं सारे लेक्चर्स में आमतौर पे आपसे शेयर करता हूँ। बिफोर मूविंग ऑन टू द लेक्चर 25, जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की थी, आज अल्लाह के फजल करम से, खालिक मालिक राज़िक के खास फजल से, उसकी लाखों मतनाही लामतनाही नेमतें हम पे, उनके फजल करम से हमने लेक्चर 25 शुरू करना है और 24 तक कवर कर लिए हैं।
तो बिफोर मूविंग ऑन टू दी लेक्चर 25, आई वुड लाइक टू शेयर यू दी समरी ऑफ लेक्चर 24, whatever we have covered in lecture 24, so that we are on the same page and you, me and I, we recapitulate all the points. Lecture 24 में हमने जो चीजें पढ़ी was highlighted on this slide. Number one is we examined the type of long term assets. हमने long term assets पे बात की काफी तफसीलन, प्लांट्स पे, मशीनरी पे, प्रॉपर्टी पे, कैसे है इनकी हैंडलिंग, कैसे है इनको कैसे लेके चलना है, और उस पर बात की. We also explained different depreciation methods. बहुत सारे जो depreciation method होते हैं for the book value और for the certainty of the business unit और for the success of the business unit, हमने different depreciation methods पे भी बात की. We also computed the straight line method पे बात हुई. Production unit method पे बात हुई. Double declining method पे बात हुई. एंड सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड पे बात हुई. तो ये सारी चीजें थी जो डिफरेंट एंगल से हमने साथ साथ की और साथ साथ उनके ऊपर बातचीत की हमने. वी आल्सो कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर वी आल्सो एग्जामिन द पैटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर डिफरेंट मेथड्स. डिफरेंट मेथड से जो डिफरेंट डेप्रिसिएशन के मेथड हैं जिनके नाम दोबारा हमने पिछली स्लाइड में देखे हैं, क्या आंसर्स आते हैं, क्या एक्चुअली डेप्रिसिएशन बनती है और उसका इम्पैक्ट क्या आता है, ये भी हमने देखा. फिजिकली हमने 2-3 इस पे न्यूमेरिकल भी किए थे. वी आल्सो एग्जामिन्ड द मॉडिफाइड एक्रीडिटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम, दैट इज मार्क्स पे भी बात हुई कि मार्क्स क्या है, मार्क्स को किस तरह हैंडल करते हैं और कैसे इस पे फर्दर काम किया जाता है. वी आल्सो डिफाइंड अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स में आपकी आ जाती है पेटेंट्स आ जाते हैं, गुडविल आ जाती है, ब्रांड नेम आ जाता है, बिजनेस रेप्यूट आ जाती है, कि इनको कैसे कैटर फॉर करना है इन दी बिजनेस लैंग्वेज आर दी इन दी फाइनेंशियल लैंग्वेज. उसके भी SOPs है, उसके भी प्रोसीजर्स हमने देखे. देन रिकॉर्डिंग फॉर पेटेंट्स मैंने बात कर दी कि ये इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं पेटेंट्स, इस पर भी तफसीलन बात हुई हमारी. नो आफ्टर कवरिंग द समरी ऑफ लेक्चर 24, नो वी विल बी टचिंग द लेक्चर 25 और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कैपिटल एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन के. कैपिटल एसेट्स क्या होती हैं और डेप्रिसिएशन क्या होती है. हम बात कर रहे थे जी कैपिटल एसेट्स की. कैपिटल एसेट्स क्या हैं? कैपिटल एसेट्स आर लॉन्ग लिव्ड एसेट्स दैट आर यूज्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस एंड आर नॉट इंटेंडेड फॉर सेल टू कस्टमर्स. दे आर नॉट इंटेंडेड फॉर सेल टू कस्टमर्स और ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए होती हैं, बिजनेस एंटरप्राइज के लिए. कैपिटल एसेट्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. इनकी 2 क्लासेस होती हैं. वन इज द टेंजिबल क्लास. टेंजिबल क्लास होती है जो इनकी फिजिकल सब्सटेंस हो, जैसे बिल्डिंग है, जैसे कोई पर्टिकुलर यूनिट है जो डोंट एग्जिस्ट करें, जैसे मशीनरी है, प्लांट हैं, गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट है. इंटेंजिबल एसेट्स में होती है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस. उसमें इंटेंजिबल एसेट्स में जैसे मैंने पहले बात की थोड़ी देर पहले कि पेटेंट्स है, गुडविल है, बिजनेस यूनिट की रेप्यूट है, उनका अपना ब्रांड है, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं. टेंजिबल एसेट्स पे आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं. टेंजिबल एसेट्स इंक्लूड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उस बिजनेस की, प्लांट और इक्विपमेंट वो है. नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल डिपॉजिट्स, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स एंड टिम्बर, ये भी टेंजिबल एसेट्स में आते हैं बिकॉज दे हैव अ फिजिकल सब्सटेंस ऑन द ग्राउंड. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं. अभी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज लैंड. एक लैंड है जो प्रॉपर जमीन है. दूसरी लैंड इंप्रूवमेंट्स हैं जो लैंड पे ऊपर इंप्रूवमेंट स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है. फिर बिल्डिंग्स हैं और फिर उसके अंदर इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट है जो कि इक्विपमेंट कमीशन हुआ होता है पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट के लिए. हम बात कर रहे थे इंटेंजिबल एसेट्स की. इंटेंजिबल एसेट्स में अभी बात कर रहे हैं तो इंटेंजिबल एसेट्स प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट्स थ्रू दी स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज दे कन्वे. के जो स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस होती हैं जो उनको प्रॉपर चलना चाहिए, जो लेके प्रिविलेजेस को चलना चाहिए, उनको ये ज्यादा इन पे फोकस करते हैं और दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स दैट. एग्जांपल्स इसकी पेटेंट्स हैं जैसे मैंने शुरू में बात की थी. दूसरी एग्जांपल है इसकी कॉपीराइट्स हैं. तीसरी इसकी स्पोर्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ट्रेडमार्क्स हैं. ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसकी. नो विल कवर दी डिटरमिनिंग दी कास्ट ऑफ द कैपिटल एसेट्स. जो कैपिटल एसेट्स हैं उनकी कास्ट कैसे डिटरमिन करते हैं, कैसे सर्टन करते हैं, इस पे हम बात करेंगे.
कैपिटल एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट प्रिंसिपल। पहली बात तो यह है कि कैपिटल एसेट्स की जो भी कास्ट रिकॉर्ड होती है उनको एज पर कास्ट प्रिंसिपल रिकॉर्ड किया जाता है। कास्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स नेसेसरी टू एक्वायर द एसेट, यानी जो कास्ट, हम वर्ड कास्ट यूज करते हैं किसके चीज की, इसके मीनिंग है इट्स अंडरस्टैंडेबल एज ए कंसेप्चुअली कि एक्सपेंडिचर नेसेसरी टू एक्वायर दी एसेट्स, जो एसेट्स एक्वायर करने की कास्ट है वो, एंड मेक इट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, कि उसको एसेट्स को एक्वायर करना और इसके इंटेंडेड यूज के लिए इसको रेडी करना, ये है इसकी। दीज कास्ट इंक्लूड परचेज प्राइस, जो उसकी परचेज प्राइस है, फॉरएड कास्ट जो है, और इंस्टॉलेशन कास्ट, यानी इसकी फ्रेट प्राइस, परचेज प्राइस, फॉरएड कास्ट और इंस्टॉलेशन कास्ट है, उसको देखा जाता है। Expenditures that are not necessarily used, expenditures that are not necessary should be recorded as expense, losses or other assets। ये वो हैं expenditures, वो हैं जो which they are not necessary should be recorded as expense, losses or other assets, कि ये वो expense के तौर पे इनको लिया जाता है। Now measurement of capital asset cost, capital asset cost की क्या measurement है, इसको देखते हैं। अभी कैपिटल एसेट कास्ट में, मेजरमेंट ऑफ कैपिटल एसेट कास्ट में, उसको देखते हैं हम। द कास्ट इज मेजर्ड बाय द कैश पेड इन कैश ट्रांजैक्शन और बाय द कैश इक्विवेलेंट प्राइस व्हेन नॉन कैश एसेट्स आर यूज्ड इन पेमेंट। फॉर एग्जांपल, कास्ट इज मेजर्ड बाय द कैश पेड इन अ कैश ट्रांजैक्शन, जो कैश हमने कैश ट्रांजैक्शन में पे किया, और बाय द कैश इक्विवेलेंट प्राइस, जो कि कैश की इक्विवेलेंट प्राइस है, when non cash assets are used in payment, जब non cash assets को as payment लिया जाता है। the cash equivalent price is equal to the fair market, cash equivalent price जो है fair market के equivalent है, value of the asset given up or for fair market value of the asset received, जो भी उस value receive की जाती है वो है, whichever is more clearly determinable, जो भी इनमें से ज्यादा clearly determine किया जा सके। land, अभी हम लैंड की बात करते हैं। अभी लैंड में द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड्स द कैश परचेज प्राइस, जो कि हमने पर्टिकुलर कैश पे किया उस प्राइस के लिए, उस लैंड के लिए। देन क्लोजिंग कास्ट सच एज टाइटल एंड लीगल फीस, जो उसकी टाइटल लीगल फीस है, क्लोजिंग कास्ट, वो भी हम देख लेते हैं इसको। थर्ड इज रियल एस्टेट ब्रोकर्स कमीशन, जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स का कमीशन होता है वो भी लैंड में आ जाता है। यानी लैंड की जब हम बात करते हैं तो लैंड की क्या क्या प्राइस उसमें इंक्लूड होती है, उसकी एक्चुअल कास्ट प्राइस, उसकी क्लोजिंग कास्ट और रियल एस्टेट के कमीशन हैं वो इसमें शामिल होते हैं। एक्यूरेट प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड अदर लाइन्स ऑन द लैंड अज्यूम्ड बाय द परचेजर, एक्यूरेट प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड अदर लाइन्स ऑन द लैंड अज्यूम्ड बाय द परचेजर, जो वो भी हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। ऑल नेसेसरी कॉस्ट इंकर्ड इन मेकिंग लैंड रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज आर डेबिटेड टू द लैंड अकाउंट। ये बड़ा अहम पॉइंट है, कंसेप्चुअली हमें पता होना चाहिए। ऑल नेसेसरी कॉस्ट इंकर्ड इन मेकिंग लैंड रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज आर इंडेबिटेड टू द लैंड अकाउंट, वो लैंड अकाउंट के लिहाज से चलनी चाहिए। हम बात कर रहे थे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड को कैसे कंप्यूट किया जाता है, इसकी एग्जांपल है। आप इस इलस्ट्रेशन को, इस एग्जांपल को जरा गौर से देखिएगा। कैश प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, जो लैंड है, लैंड के हेडिंग में दिया, उसमें कैश प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी दिया $100,000, नॉट नेट रिमूवेबल कॉस्ट ऑफ द वेयर हाउस, के नेट रिमूवल कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस इज $6,000, लीगल फीस 3,000, कॉस्ट ऑफ लैंड इज $1,900। ये आगे पूरी प्रॉपर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड की बात हो रही थी, तो इसमें है समटाइम्स परचेज लैंड हैज अ बिल्डिंग ऑन इट एंड दैट मस्ट बी रिमूव्ड टू मेक द साइट suitable फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग। इन दिस केस ऑल demolition and removal cost less any proceeds from salvage materials are chargeable to the land account। वो बिल्डिंग जो रिमूव करने में, नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में वो एफर्ट्स जितनी लगती हैं, फाइनेंशियल एफर्ट्स, ट्रांजैक्शंस, उसको भी लैंड अकाउंट के लिहाज से डील किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कैश प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी $100,000, नीचे पढ़िएगा, एंड नेट रिमूवल कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस, नेट रिमूवल कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस $6,000, लीगल फी 3,000, और टोटल ये कॉस्ट ऑफ लैंड जो पड़ी, ये सारी चीजें डाल के दैट बिकेम दी $1,09,000 करीब आई। लैंड इंप्रूवमेंट्स की बात करते हैं।
तीसरा हेडिंग हमने देखा था कि लैंड इंप्रूवमेंट्स में कौन सी चीजें आती हैं और लीगली उनको किस तरह डील करते हैं। द कॉस्ट ऑफ लैंड इंप्रूवमेंट्स इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर नेसेसरी टू मेक द इंप्रूवमेंट रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज सच एज, हर बिल्डिंग का, हर इंटरप्राइज यूनिट का एक पर्टिकुलर सेटअप होगा, एक पर्टिकुलर उनका डिजाइन होगा, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी, उस लिहाज से कन्वर्ट करने के लिए जितनी एफर्ट है उसको भी लैंड इंप्रूवमेंट्स के नाम से याद किया जाता है। फॉर एग्जांपल पार्किंग लॉट्स उसमें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फेंसिंग होती है, फॉर एग्जांपल लैंडस्केपिंग होती है उस पर्टिकुलर लैंड की, और फॉर एग्जांपल लाइटनिंग होती है कि उसको किस तरह लेके साथ आगे चलते हैं। बिल्डिंग्स में the cost of buildings includes all necessary expenditures relating to the purchase or construction of a building। जो भी रेलिवेंट कास्ट है बिल्डिंग की, बुनियादें, भराई, उसकी कंस्ट्रक्ट करना, उसका मटेरियल, उसकी जो दीगर उसकी सेफ्टी एनवायरनमेंट्स हैं, उसको उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे लाना, उसकी एंटी शॉक मेयर्स, जो अर्थक्वेक मेयर्स, जो सेफ्टी मेयर्स आप लेते हैं वो सब कुछ बिल्डिंग्स के हेड में ही आएगा। The cost of buildings includes all necessary expenditures relating to the purchase or construction of a building। Construction of building के जो भी इवेंट होगा, जो चीज होगी, उसको cost of building में कवर किया जाएगा। When a building is purchased, such cost include the purchase price, जो उसकी पर्टिकुलर परचेज प्राइस है, क्लोजिंग कास्ट, जो उसकी क्लोजिंग कास्ट है, एंड रियल एस्टेट ब्रोकर्स कमीशन, जो रियल एस्टेट ब्रोकर का कमीशन है उसको देखा जाता है। Cost to make the building ready for its intended use consist of expenditures for remodeling, जो उसकी remodeling होती है उसकी, and replacing or repairing roof, floors, roof की रिपेयर, floors की रिपेयर, wiring and plumbing, ये सारी चीजें उसके मुताबिक होती हैं। When a new building is constructed, जब भी नई बिल्डिंग बनती है, cost consists of the contract price plus payments for the architects, जो आर्किटेक्ट की पेमेंट है प्लस नई बिल्डिंग है उसको वो लेती है। फी बिल्डिंग परमिट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड द एक्सकेवेशन वगैरह में जो भी उसकी चार्जेस आए हैं वो भी देखते हैं ये साथ। इक्विपमेंट में क्या कुछ आता है? द कास्ट ऑफ इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ कैश परचेज प्राइस, इक्विपमेंट की जो कास्ट है कैश परचेज प्राइस आ गई, प्रोविजनल सेल्स टैक्स आ गए, टैक्सेस आ गए उसमें, फ्रेट चार्जेस आ गए उसके, एंड इंश्योरेंस पेड बाय द परचेजर ड्यूरिंग ट्रांजिट, जो ट्रांजिट के दौरान परचेजर ने जो इंश्योरेंस कराई है उसकी इक्विपमेंट की जो कि वो भी इसका हिस्सा बन जाएगी। कास्ट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर्स रिक्वायर्ड इन असेंबलिंग, जो भी उसके असेंबली में जो भी एक्सपेंडिचर्स आए, इंस्टॉलिंग, जो कि इंस्टॉल करने में आए, एंड टेस्टिंग द यूनिट, उसको टेस्ट करने के मुताबिक यूनिट को जो आए वो सारे के सारे चार्जेस में कवर होंगे। Recurring cost such as licenses and annual insurance are expensed as incurred। जो भी recurring cost होती है इसमें उसकी बात हम करें, recurring cost such as license and annual insurance are expensed as incurred, उनको as a incurred के तौर पे, expense के तौर पे डील किया जाता है और ट्रीट किया जाता है। Now gentlemen, computation of cost of delivery trucks, for example ये एक एसेट है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन के एसेट के हेड में है, डिलीवरी ट्रक्स है, इसको कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे इसकी एंट्री करेंगे, आप देख लें उसको, और कंसेप्चुअली भी आपको क्लियर होना चाहिए कि पैसे कौन कौन से हेड में डले और कैसे चले। कैश प्राइस है इसकी $22,000, पेंटिंग एंड लेटरिंग इज 500, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ट्रक, जो डिलीवरी ट्रक की कॉस्ट है दैट इज $22,500। द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ द कैश परचेज प्राइस, जिस प्राइस पे वो खरीदा गया, प्रोविजनल सेल्स टैक्स, जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है वो लिया जाता है, फ्रेट चार्जेस, उसमें डेफिनेटली फ्रेट चार्जेस भी शामिल होते हैं, एंड इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांजिट पेड बाय द परचेजर, जो कि परचेजर ने ड्यूरिंग ट्रांजिट इंश्योरेंस पे की वो भी होती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड इन असेंबलिंग में जो एक्सपेंडिचर चाहिए वो, इंस्टॉलिंग में जो चाहिए, एंड टेस्टिंग द यूनिट, और यूनिट को टेस्ट करने के लिए जो होते हैं। However, recurring cost such as motor vehicle licenses and accident insurance on company cars and trucks are expensed as incurred, वो एक्सपेंस कर दी जाती है जैसे वो इंकर हो। Entry to record purchase of truck,
फॉर एग्जाम्पल प्रेज ऑफ स्टॉक है, उसकी एंट्री में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, कैसे एकेडमिकली लिखेंगे उसको फॉर द करेक्टनेस इन दी फाइनेंस अकाउंट्स। ऊपर हेडिंग आप देंगे डिलीवरी ऑफ ट्रक्स, कैश प्राइस $22,000, पेंटिंग एंड लेटरिंग 500, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ट्रक 2,500, द एंट्री टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ट्रक्स एंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर इज एज फॉलो। आप देखेंगे, गौर से देखें इसको, तो डिलीवरी ट्रक है उन्होंने वही 22,500 लगा लिए, लाइसेंस एक्सपेंस $80, प्रीपेड इंश्योरेंस $1,600 एंड टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ डिलीवरी ट्रक, परचेज उन्होंने 4,180 के ओवर है साथ ये किया। वी आर टॉकिंग अबाउट द एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल उसके नीचे हेडिंग है फैक्ट्री मशीनरी, जैसे रिकॉर्ड जैसे ये स्लाइड में शो किया जा रहा है। कैश प्राइस है उसकी $50,000, इंश्योरेंस ड्यूरिंग शिपिंग इज $500, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग इज $1,000। टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मशीनरी जो टोटल हेडिंग्स में आएगा, ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी एंड दे विल मेक ऑब्वियसली $21,500। The summary entry to record the cost of the factory machinery and related expenditure is as follow। ये जो किसी मशीनरी के हेड में सब खर्चे हुए हैं वो आपने ऊपर लिख लिए हैं, लेकिन ओवरऑल जो है अकाउंट में एक्सप्लेनेशन के तौर पे कैसे आप अपने उसको जर्नल में कैसे पोस्ट करेंगे, लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे, ये स्लाइड के दूसरे पोर्शन में लिखा हुआ है। अकाउंट टाइटल और एंड एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ फैक्ट्री मशीनरी में से डेबिट हो गया $51,500, कैश क्रेडिट हो गया $5,105। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, इसको रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने इसका पर्पस भी लिख दिया साथ। अभी हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन और amortization is the process of allocating to expense the cost of a capital asset over its useful service life in a rational and systematic manner। उसकी जितनी यूजेज होती है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट को एक सिस्टमेटिक मैनर में उसकी लाइफ असर्टन करके, यूजफुल लाइफ असर्टन करके उसकी जो कास्ट है उसको असर्टन किया जाता है। कास्ट एलोकेशन इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड फॉर प्रॉपर मैचिंग ऑफ एक्सपेंसेस विद रेवेन्यूज इन अकॉर्डेंस विद द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल के लिहाज से इसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कास्ट प्रिंसिपल्स को कि मैचिंग एक्सपेंस मैचिंग रेवेन्यूज के साथ वो भी मैच कर ऑन ग्राउंड जो बिजनेस किया है उस पर्टिकुलर मशीनरी जो उसकी यूजफुल लाइफ है उसको भी कोरिलेट किया जाए। ड्यूरिंग एन एसेट लाइफ इट्स यूजफुलनेस मे डिक्लाइन बिकॉज ऑफ वेयर एंड टियर और ऑब्सोलेंस। एक तो होती है किसी इक्विपमेंट की, किसी चीज की, मशीनरी की, गाड़ी की एक वेयर एंड टियर होती है, एक उसकी ऑब्सोलेंस भी होती है कि ओल्ड विंटेज भी हो जाती है, वो मॉडल भी आउट हो जाता है। रिकॉग्निशन ऑफ डेप्रिसिएशन और amortization doesn't result in the accumulation of cash for the replacement of the asset, कि उसके लिए रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए वो कैश नहीं होता, वो उसको वैसे वीट आउट कर रहे होते हैं या उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं। लैंड इज द ओनली कैपिटल एसेट दैट इज नॉट डेप्रिशिएटेड। लैंड अगर एज ए रूल एज ए प्रिंसिपल कहा गया जी, लैंड एक ऐसा कैपिटल है जिसकी डेप्रिसिएशन नहीं निकाली जाती, उसके अलावा हर चीज की निकालते हैं। फैक्टर्स इन कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को जब भी हम कंप्यूट करें इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन में रखते हैं। 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन और 3 डिफरेंट फैक्टर हैं, मेनली ये हैं कास्ट, यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू। मैंने शुरू में ही बात की थी। अभी हम कास्ट पे आते हैं। ऑल एक्सपेंडिचर नेसेसरी टू एक्वायर द एसेट एंड मेक इट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। ये वो सारे एक्सपेंडिचर हैं जो किसी एसेट को एक्वायर करने से लेके उसको रेडी फॉर यूज कमीशनिंग तक लेके गए, वो सारे फैक्टर्स कॉस्ट में आते हैं। फिर उसकी यूजफुल लाइफ है, इट इज एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड लाइफ बेस्ड ऑन नीड फॉर रिपेयर। इट इज द एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड लाइफ बेस्ड ऑन नीड फॉर रिपेयर, सर्विस लाइफ एंड वल्नरेबिलिटी टू द ऑब्सोलेंस। उसकी ऑब्सोलेंस को कितनी वल्नरेबल है इस पर भी देखा जाता है। रेजिडुअल वैल्यू, इट इज द एस्टिमेट ऑफ द एसेट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ पूरी खत्म होने के बाद जो एसेट की वैल्यू है उसको रेजिडुअल वैल्यू के नाम से याद किया जाता है। सो कंसेप्चुअली यू शुड बी क्लियर कि 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो हम लेते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग में। वन इज कास्ट, अदर इज द यूजफुल लाइफ एंड थर्ड इज द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट और कास्ट और प्लांट जो भी है उसका।
अभी हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन मेथड्स। किस तरह डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन मेथड्स कौन कौन से होते हैं? थ्री मेथड्स ऑफ रिकग्नाइजिंग डेप्रिसिएशन आर, डेप्रिसिएशन को किस तरह एक्नॉलेज किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है। दे आर मेथड्स हैं उसके, स्ट्रेट लाइन, अदर द यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, एंड थर्ड इज द डिक्लाइनिंग बैलेंस, तीसरा है डिक्लाइनिंग बैलेंस। ईच मेथड इज एक्सेप्टेबल अंडर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये इनको गैप कहा जाता है। ये तीनों के तीनों मेथड जो हैं गैप भी इनको एक्नॉलेज करता है। गैप GAAP कैपिटल, गैप स्टैंड फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Management selects the method that is appropriate for their company. Once a method is chosen, it should be applied consistently. Depreciation का कोई भी मेथड एक दफा आपने चुन लिया तो फिर कंसिस्टेंटली उसको अप्लाई करना जो है ऑर्गेनाइज का या CEO का या टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी ट्रक डाटा, एक ट्रक की डिलीवरी का डाटा है, हम शेयर कर रहे हैं जैसे ये स्लाइड में दिखाया गया। टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ द थ्री डेप्रिसिएशन मेथड्स we will base all computation on the following data applicable. A small delivery truck purchased by Kim's Florist in January 1st 2002. डाटा क्या है जी? कॉस्ट जो है ट्रक की डिलीवरी डाटा में $25,000, एक्सपेक्टेड रेजिड्यूल वैल्यू इज $2,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स इज 5 years, एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन किलोमीटर्स इज 200,000 किलोमीटर्स। स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया। स्ट्रेट लाइन मेथड में, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज द सेम फॉर ईच ईयर फॉर द एसेट्स यूजफुल लाइफ। स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है जैसे 5 साल उसकी लाइफ बताई है इन्होंने ट्रक की, तो 5 सालों में इक्वल डेप्रिसिएशन डाल दी 5 सालों में। इट इज मेजर्ड सोलिली बाय द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम के लिहाज से होती है। इन ऑर्डर टू कंप्यूट एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस इट इज नेसेसरी टू डिटरमिन डेप्रिसिएशन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, जो भी उसकी रेजिडुअल वैल्यू है वो निकाल दें। फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए कौन कौन से फार्मूले हैं? कास्ट है, कास्ट में से जब रेजिडुअल वैल्यू निकाल देते हैं तो इट कम्स टू बी डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल कास्ट है उसकी $25,000, रेजिडुअल वैल्यू है $2,000 एंड देन इट कम्स टू बी $23,000। डेप्रिशिएबल कास्ट, जो भी डेप्रिशिएबल कास्ट है दैट इज $23,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स दैट इज 5 years, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया $4,600। ये टोटल उसका समरी उसकी आ गई। द फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग एनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए ये यूज होता है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट एज यूजफुल लाइफ इन ईयर्स इज इक्वल टू द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसको निकाल लिया जाता है इस तरह जैसे कि स्लाइड में अभी शो किया गया। अभी डिक्लाइनिंग बैलेंस जो है इस पे हम बात करते हैं। द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड produces a decrease annual depreciation expense over the useful life of the asset. The declining balance method produces a decreasing annual depreciation expense over the useful life of the asset. Asset की useful life को deal करता है। The calculation of periodic depreciation is based on a declining book value, that is cost less accumulated depreciation of the asset. Annual depreciation expense is calculated by multiplying the book value at the beginning of the year, जो beginning of year the book value है उसको, by the declining balance depreciation cost rate. The depreciation rate remains constant from year to year. जो भी depreciation rate है वो साल to साल constant रहता है, but the net book value to which the rate is applied declines each year. Net book value जो है वो हर साल change होता है, decline होता है हर साल। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा क्लैरिटी है, इसको फार्मूले को पढ़ने के बाद आएगी, इसको देखते हैं। द नेट बुक वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट सिंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हैज जीरो बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द एसेट्स यूजफुल लाइफ। एसेट की जो यूजफुल लाइफ है उस वक्त जीरो बिगिनिंग था, उस लिहाज से इन्होंने देखा। इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स नेट बुक वैल्यू इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। The formula for computing depreciation expenses, depreciation निकालने का जो फार्मूला है net book value at beginning of the year, जो भी book value at beginning of year है, into straight line rate into declining balance rate
मल्टीप्लाई इफ एनी इक्वल टू द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसको उसके लिए ले लिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एज ए रिजल्ट आ गया। फॉर्मूला फॉर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड्स, unlike the other depreciation methods, salvage values is ignored in determining the amount to which the declining balance rate has applied. A common application of the declining balance method is to double decline balance method. Double decline balance method किया जाए, in which the declining balance rate is double the straight line rate, जिसमें declining balance rate जो है double the straight line rate. If Kim's florist user use the double declining balance method, the amortization is 40%, to straight line rate is of 20%. अगर उसको डबल कर दिया जाए दो स्ट्रेट लाइन को तो वो 40% के करीब आ जाएगा। और उस लिहाज से डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट इज $25,000, टू स्ट्रेट लाइन इंटू 40% हो गया, एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, दिस कम्स टू बी $10,000। Now we'll talk about the units of activity. Units of activity क्या है उस पर बात करते हैं। Under the units of activity method, service life is expressed in terms of the total units of production or expected use from the assets rather than time. यानी जो asset का expected use है उसको लिया जा रहा है, टेकल फॉल किया जाता है, not time. The formulas for computing amortization expense are depreciation cost divided by total unit of activity equivalent to depreciation cost per unit. Depreciation cost per unit into unit of activity during the year comes to be depreciation expense. In using this method, it is often difficult to make a reasonable estimate for the total activity. When the productivity of an asset varies significantly from one period to another, this method results in the best matching expense with the revenues. हम बात कर रहे थे फार्मूला फॉर यूनिट्स एक्टिविटी मेथड, उसकी बात हो रही है, उसके फार्मूले की बात हो रही है। इस फार्मूले में टू यूज द यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड, इसको कैसे यूज करने हैं, कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने हैं, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से इस पर फोकस कीजिएगा। द टोटल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी फॉर द एंटायर यूजफुल लाइफ आर एस्टिमेटेड। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी इस ट्रक की जो लाइफ है, यूजेबल लाइफ है 1 लाख किलोमीटर चलेगा ये, तो वो यूनिट ऑफ एक्टिविटी होगी जो उसका करेगा, 5 ईयर एज पे नहीं आ पाए। अच्छा, द अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू द डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट। इस केस में 1 लाख किलोमीटर जो है पर किलोमीटर अमाउंट कैसे आएगी, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी पर किलोमीटर, एंड देन द डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट इज देन अप्लाइड टू द यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। वो जो हमने पर किलोमीटर कॉस्ट निकाली थी, द डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट इज देन अप्लाइड टू द यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर टू कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन। उसके बाद एनुअल डेप्रिसिएशन इंटू 365 कर लेते हैं और फिर आगे जाके इसको सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जरा स्लाइड पे फोकस कीजिएगा, इसको वैल्यूज के साथ किया हुआ है। डेप्रिशिएटेड कॉस्ट जो है इस केस में $23,000, टोटल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी इसकी क्या जी 200,000 किलोमीटर चलेंगे। डेप्रिशिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकल आई, जब उसको डिवाइड किया 23,000 को हमने 200,000 पे, तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई हमारे पास $0.115। अभी डेप्रिशिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो निकाली है हमने $0.115 इनटू यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर। फॉर एग्जांपल पर ईयर उसकी रनिंग हो रही है जी 30,000 किलोमीटर, इंटू 30,000 कर दिया तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो निकला यूनिट पर कास्ट इनटू उसकी उस साल की रनिंग से जब मल्टीप्लाई किया 0.115 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 30,000 से, तो दैट कम्स टू बी $3,450। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आ गया $3,450 आ गया फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। रिवाइजिंग पीरियडिक डेप्रिसिएशन, ये दूसरा कंसेप्ट है कि पीरियडिक डेप्रिसिएशन को कैसे रिवाइज करेंगे। If wear and tear or obsolescence indicate that annual depreciation is inadequate or excessive, a change in the periodic amount should be made. Periodic amount में change भी लाई जा सकती है, उसको देखा भी जा सकता है। जब भी उसमें change लाई जाए, when a change is made, there is no correction of previously recorded depreciation expense. कि previously
जो हमारी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसकी रिकॉर्डेड नहीं है करेक्शन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर करंट एंड फ्यूचर ईयर्स इज रिवाइज्ड। डेप्रिसिएशन जो है करंट की या फ्यूचर की रिवाइज होती है हमेशा। एंड द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नेट बुक वैल्यू माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ये इसको उस पर डिवाइड कर दिया होता है। अभी जो हमने रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन की बात कर रहे थे, हम एकेडमिकली बात कर रहे थे एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट इन प्रैक्टिकली, इसको कैसे प्लेस करना है, कंसेप्चुअली कैसे क्लियर होना है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, उस पर बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रॉपर इलस्ट्रेशन और न्यूमेरिकल और द केस स्टडी। केम्स फ्लोरिस्ट decides on January 1st, 2005 to extend the useful life of the truck by 1 additional year because of its good condition. Okay, 1 साल बढ़ाना चाहते हैं, 5 साल थी पहले। The estimated residual value is expected to drop from $2,000 to $700. The company has used the straight line method to depreciate the asset to date, and the net book value is $11,200. That is 25,000 minus $1,308 निकाले तो वो आ जाती। The new annual depreciation is $3,500 as shown below। वो थोड़ी कैलकुलेशन इन्होंने बताइए। बुक वैल्यू $11,200 लेस सैलवेज वैल्यू जो उसकी निकाल दी उन्होंने $700। डेप्रिशिएबल कॉस्ट जो है $10,500 आ गई, डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स जो कि रिमेनिंग लाइफ थी 3 सालों की, 5 से 7 साल, 2005 to 7, and revised annual depreciation that is $10,500 divided by 3 is by that is $3,500 per annum आ गई। अभी देखिए गौर से एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ जो किसी भी इक्विपमेंट की, किसी की प्लांट की, किसी की मशीनरी की जो की होती है, उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर्स है उसकी भी क्लैरिटी, विजिबिलिटी होनी चाहिए। प्रिंसिपली डिसाइड होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे, उसके मतलब हम एड्रेस कर रहे हैं अभी। ऑर्डिनरी रिपेयर्स और एक्सपेंडिचर्स टू मेंटेन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड द एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द कैपिटल एसेट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द कैपिटल एसेट की जो प्रॉपर ऑर्डिनरी मेंटेन करने के लिए हम खर्चा करते हैं वो उसके लिए आई। दे आर डेप्टेड टू द रिपेयर एक्सपेंस, उसको रिपेयर एक्सपेंस पे डाल देते हैं एज इंकम एंड आर ऑफन रेफर टू एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के तौर पे लिया जाते हैं, रिपेयर एक्सपेंडिचर्स में डाल के। एडिशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स आर कॉस्ट इंकर टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी और एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट की एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ के मुताबिक होती है। एक्सपेंडिचर्स आर यूजुअली मटेरियल इन अमाउंट एंड अकर infrequently during the period of ownership. Since additions and improvements increase the company's investment in productive facilities, they are debits to the capital assets effect and are referred to as the capital expenditures. उनको capital expenditures के तौर पे लिया जाता है। Capital asset disposals. Capital asset की disposals क्या हैं, इस पे बात करते हैं। Capital assets may be disposed of by, किस तरह डिस्पोज किए जाते हैं वो, मतलब कैपिटल एसेट्स को या तो उनको रिटायर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, रिटायरमेंट होती है उनकी, या उनको सेल किया जाता है, या उनको एक्सचेंज किया जाता है। ये 3 डिफरेंट डिस्पोजल के ऑप्शंस हैं अवेलेबल। एट डेट ऑफ डिस्पोजल, जब भी वो डिस्पोजल हो, डिटरमिन द एसेट्स नेट बुक वैल्यू, जिस डेट को डिस्पोजल उसकी कैरी आउट की है नेट बुक वैल्यू उसकी डिटरमिन होनी चाहिए। इफ द डिस्पोजल अकर्स ड्यूरिंग द ईयर, amortize the asset from the beginning of the years to the date of disposal, जो कि उसकी date of disposal है उस तक करें। Eliminate the net book value of the capital asset at the date of sale by debiting accumulated amortization and crediting the asset account for its original cost है, उसकी original cost के लिए उस तरह आप देखते हैं। Capital asset disposals, इसमें मजीद हम बात करते हैं। डिस्पोजल बाय रिटायरमेंट जब हम बात कर रहे थे कि 3 ऑप्शन है, तो पहली ऑप्शन हमने दी थी डिस्पोजल बाय रिटायरमेंट। तो डिस्पोजल बाय रिटायरमेंट में क्या होता है? डिस्पोजल बाय रिटायरमेंट में डेबिट कैश टू रिकॉर्ड द कैश प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल, कंप्यूट गेन और लॉस, उसका गेन या लॉस कंप्यूट कर लें। एंड देन इफ द कैश प्रोसीड्स आर ग्रेटर देन द बुक वैल्यू, अगर कैश बुक वैल्यू से ज्यादा है, रिकॉग्नाइज अगेन बाय क्रेडिटिंग गेन ऑन डिस्पोजल फॉर द डिफरेंस, अगर ज्यादा है वो गेन है तो गेन कर लें।
एंड इफ दी कैश प्रोसीड्स आर लेस देन द बुक वैल्यू, अगर बुक वैल्यू से कम है तो ऑब्वियसली वो लॉस की तरफ आएंगे और वो डिफरेंस की तरफ आएंगे। दैट रिकग्नाइजेज लॉस बाय डेब्टिंग लॉस, वो मैंने बताया ना, वो डेब्टिंग लॉस में हो जाएगा अगर बुक वैल्यू से कम है, ऑन डिस्पोजल फॉर द डिफरेंस। रिपोर्ट गेन और लॉस ऑन इनकम स्टेटमेंट अंडर अदर रेवेन्यू और गेन्स, ये अदर रेवेन्यू और गेन्स के नीचे जो आपकी स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट है उसमें रिफ्लेक्ट जरूर होना चाहिए, और एक्सपेंस एंड लॉस सेक्शन रिस्पेक्टिवली। कैपिटल एसेट डिस्पोजल्स, कैपिटल एसेट की डिस्पोजल्स क्या है उस पर बात करते हैं। ये इलस्ट्रेशन है, एक न्यूमेरिकल है, एक केस स्टडी है, इसको देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम जब लेजर में या जर्नल में उनके ऐड ऑन करेंगे स्टेटमेंट्स में तो कैसे उनकी पोस्टिंग होगी, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी, उसके लिए है ये। फॉर एग्जांपल ऑन जुलाई 1, 2003 बेस्टवे एंटरप्राइज सेल ऑफिस फर्नीचर ऑफ $16,000 कैश, ओरिजिनल कॉस्ट वाज 60,000 एंड एज जनवरी 1, 2003 had accumulated amortization of 41,000. Amortization for the first 6 months of 2003 is 8,000. The entry to record amortization expense and operating cumulative amortization to from July 1 to 1st of July 2003 is as follow. अब देखिए इसका इन्होंने लिखा हुआ है जुलाई 1, डेट डाल दी, दरमियान में फिर उन्होंने अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन लिख दी उसकी, और फिर तीसरा कॉलम डेबिट का और चौथा क्रेडिट का हो गया एज यूजुअल। अभी जुलाई 1 के सामने उन्होंने लिखा जी एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन टू रिकॉर्ड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर दी फर्स्ट 6 months, डेबिट में 8,000 कर दिया ऑब्वियसली, और क्रेडिट में भी उसको 8,000 कर दिया। उन्होंने एमोर्टाइजेशन के एक्सपेंस के हेड में उन्होंने डेबिट कर दिया 8,000 और एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन के हेड में क्रेडिट कर लिया $8,000 अगेन, और नीचे उसकी तफसील लिख दी थोड़ी सी अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन के कॉलम में। दिस इज हाउ इट वुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड पोस्टेड। Gain on disposal. After the accumulated amortization is updated, a gain on disposal of 5,000 is calculated. कैसे होगा वो देखिएगा। Cost of office furniture $60,000 less accumulated amortization 41,000 plus $8,000 $49,000 होगी। Book value at date of disposal is $11,000. Proceeds from sale is $16,000 and gain on disposal is $5,000. अभी नीचे जाएं, आप देखें कि इन्होंने कैसे इनको साथ साथ किया। फिर टू एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल एंड गेन ऑन डिस्पोजल इज एज फॉलो। इसको कैसे हम एंट्री को एंट्री करेंगे, आप गौर करें कि जुलाई 1, 2003 को उन्होंने लगा जी कैश इज $16,000 डेबिट में आ गया। एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन ऑफिस फर्नीचर की जो 49,000 ऊपर हमने देखी थी उन्होंने डेबिट में इसको डाल दी। अच्छा, फिर उन्होंने ऑफिस फर्नीचर का कैश जो था क्रेडिट कर दिया उधर 60,000 और गेन ऑन डिस्पोजल है 5,000 डाल दिए। इस पूरी एंट्रीज को उन्होंने इस तरह समराइज करके डाला जैसा कि नीचे अब शो किया है अकाउंट स्टेटमेंट में। ये इसलिए आपको प्रैक्टिकली इलस्ट्रेशन या केस स्टडी दिखा रहे हैं कि आपने जब अकाउंट ऑफिस में मेंटेन करना है तो कंसेप्चुअली आप क्लियर हो कि कौन सी चीज कहाँ प्लेस होगी। सो एंड पे नीचे लिख दिया उन्होंने टू रिकॉर्ड सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर एट अ गेन। ये गेन पे हुआ था ना, बुक वैल्यू से गेन पे गया था, पॉजिटिव साइड पे गया था। तो गेन पे आपको याद है कि एज ए रेवेन्यू गेन में हमने लिखना है और उसकी बुक वैल्यू से प्लस साइड पे आई है। अगर माइनस होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ ये निकल जाता। लॉस ऑन डिस्पोजल के केस की आ गई है, जो मैं माइनस की बात कर रहा था बुक वैल्यू से जब कम हो, ये दूसरे केस की वैल्यू। इसको जरा गौर से देखिए। Instead of the selling the office furniture for $16,000, Bestway sells it for $9,000. Okay, प्राइस कम होगी। In this case, a loss of $2,000 is calculated, जो around $2,000 का लॉस निकला उनको बुक वैल्यू के लिहाज से। The cost of office furniture is $60,000. Less accumulated amortization is 41,000 plus 8,000, that is $49,000. बुक वैल्यू एट डेट ऑफ डिस्पोजल। सो डेट ऑफ डिस्पोजल पे क्या उसकी बुक वैल्यू थी $11,000 इस केस में। प्रोसीड फ्रॉम सेल, जो सेल से उनको पैसे बचे वापस आए, गेन हुआ $9,000। लॉस ऑन डिस्पोजल, जो डिस्पोजल की वजह से लॉस हुआ, दैट वाज $2,000। इस पूरी बात को जब उसने डॉक्यूमेंट करना है, अभी लॉस के केस को प्रीवियस स्लाइड में हमने गेन के केस को किया था, लॉस के केस को कैसे करेगा, इस एंट्री को जर्नल में या अपनी लेजर में कैसे डॉक्यूमेंट होगा ये। द एंट्री टू रिकॉर्ड टू सेल एंड लॉस ऑन डिस्पोजल इज एज फॉलो। उसी तरह ही पहला कॉलम डेट का होगा, दूसरा अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन का होगा, डेबिट का होगा और क्रेडिट का होगा। सबसे ऊपर उसने लिखा जी कैश आया उसको $9,000, जो डिस्पोजल के बाद प्रोसीड फ्रॉम सेल आ गई थी।
उसने उसको क्रेडिट पे ले लिया। इक्यूमुलेटेड इमोर्टाइजेशन ऑफिस फर्नीचर की आपने देखा 49,000 आई थी, वो भी उसने रिसीव पे ले लिया। लॉस ऑन डिस्पोजल वो भी उसने डेबिट पे लिया। आपने कैश जो लगाया उस पर वो भी डेबिट में दिया, आपने ऑफिस फर्नीचर की जो 49,000 थी वो भी उस पर डाला, और लॉस ऑन डिस्पोजल की आपने लहदा एंट्री बना दी 2,000 जो ऊपर हमने देखा था। ऑफिस फर्नीचर का टोटल उन्होंने लिख दिया, टोटल जो ऑफिस फर्नीचर की वैल्यू थी दैट वाज 60,000 टू रिकॉर्ड दी सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर एट ए लॉस। ये पूरे लॉस के केस में कैसे रिकॉर्ड होगा वो है। अभी हम बात करते हैं जी नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है थोड़ा कंसेप्चुअली देख लें। नेचुरल रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर एंड अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, ऑयल, गैस एंड मिनरल्स। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज फ्रीक्वेंटली कॉल्ड वेस्टिंग एसेट्स have two distinguishing characteristics. They are physically extracted in operations. ये operations में extract किए जाते हैं and they are replaceable only by an act of nature. ये nature ही इनको replace कर सकती है। Acquisition cost क्या होती है, इस पे हम बात करते हैं। The acquisition cost of natural resource is the cash or cash equivalent price necessary to acquire the resource and prepare it for its intended use. If the resource is already discovered, cost is the price paid for the property. Cost वो है जो प्रॉपर्टी की प्राइस के लिए की जाती है। Depreciation जो है the process of allocating the cost of natural resources to expense in a rational and systematic manner over the resources useful life is called depreciation. उसको depreciation कहते हैं। The units of activity method is generally used to compute amortization because periodic amortization generally is function of the units extracted ड्यूरिंग द ईयर। जनरली ये उसका फंक्शन होता है उस पर्टिकुलर साल के लिए जो पर्टिकुलरली किया जाता है। फॉर्मूला टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैसे हम कंप्यूट करें उसके लिए ये फार्मूला है। इमोर्टाइजेशन कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और रेस्टोरेशन कॉस्ट है डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स। टोटल जो एस्टिमेटेड यूनिट्स हैं उस पर डिवाइड कर दिया, देन इट कम्स एमोर्टाइजेशन कॉस्ट पर यूनिट आ गई। एमोर्टाइजेशन कॉस्ट पर यूनिट को जब हमने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड एंड सोल्ड, ये आ गई एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के इक्विवेलेंट आ गई। इसमें थोड़ा सा हेल्पफुल हिंट के तौर पे हम कहते हैं दी कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन इज सिमिलर टू दी कंप्यूटेशन फॉर दी डेप्रिसिएशन कैपिटल एसेट्स यूजिंग दी यूनिट्स टू एक्टिविटी मेथड। यूनिट्स टू एक्टिविटी मेथड की ऑलमोस्ट पैरेलल आ जाता है। जैसे वो मैंने आपसे एग्जांपल शेयर की थी, मान लें 1 किलोमीटर ट्रक चलेगा, उस वाली बात है। रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ये इसका केस स्टडी है, जरा देखिएगा जरा गौर से ताकि कंसेप्चुअली आप क्लियर हो। Lane Coal Company invests $5 million in a mine estimated to have 10 million tons of coal and 20,000 residual value. 500,000 will be required to restore by site after ore has been extracted. In the first year, 800,000 tons of coal are extracted and sold. Using formulas, ये formula जो है 424,000 depreciation expense. The entry to record depreciation expense for the first year of depreciation is as follow. Entry ये सारी जो ऊपर बात की है इसकी रिकॉर्डिंग जर्नल में या लेजर में कैसे होगी नेचुरल रिसोर्सेज के केस में गौर से देखिएगा। पहली डेट, पहला कॉलम ऑब्वियसली डेट का है, दूसरा उन्होंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख दिए $424,000, accumulated depreciation was $384,000 and incurred liability for the restoration was $40,000. To record this entry was made to record the depreciation expense on coal deposits. Coal deposits पे जो depreciation expense है उनके लिए थी। Statement presentation of the depreciation. Depreciation की statement presentation कैसे की जाती है? अभी गौर करें, लेन कोल कंपनी ऊपर नाम आ गया कंपनी का, नीचे बैलेंस शीट पार्शल आ गई December 31, 2003 आ गया, एसेट्स में कैपिटल एसेट्स आ गए, कोल माइन आ गए, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई और नेट बुक वैल्यू आ गई। फॉर एग्जांपल कैपिटल एसेट्स जो हैं दे कम्स टू बी कोल माइन के 5,000 और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन $384,000 और नेट बुक वैल्यू इसकी आ गई $4,616,000। Now accumulated depreciation
कॉन्ट्रा असेट्स अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन द बैलेंस शीट, कैसे उसमें से माइनस करते हैं, ये उसकी पोस्टिंग थी हमारे लिए। अभी हम बात करते हैं जी प्रेजेंटेशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स की दूसरी केस स्टडी है। द कैपिटल एसेट्स ऑफ एंड्रेस वाइन्स लिमिटेड एट March 31, 2000 इज समराइज्ड इन द बैलेंस शीट एंड डिटेल्ड इन नोट 3 टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनकी डिटेल दी उन्होंने। एंड्रेस वाइन्स लिमिटेड द कैपिटल एसेट्स $1000, लैंड, आप देखिएगा गौर करें इस पे, लैंड, विनयार्ड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट और गुडविल, इन सब के इन्होंने कास्ट डेप्रिसिएशन डाली हुई है और नेट कॉस्ट डाली हुई है। दैट कम्स टू बी 89,381 होगी वो कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन आ गई 29621 और नेट होगी 59,760। The notes to the financial statement reports that amortization is calculated on the straight line basis using the following rates useful lives. Buildings 2.5% per year, बिल्डिंग पे जो रेट लगाया उन्होंने डेप्रिसिएशन के लिए। मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट 7.5% पर ईयर, एंड अदर इक्विपमेंट 10 to 20% पर ईयर, एंड गुडविल के 15 ईयर्स उन्होंने लगाए। और उसके आपने देखा है $25,000 गुडविल के भी हैं, जो उसके गुड रिप्यूट के जिसको कहा जाता है। फ्रेंचाइज एंड लाइसेंसेस, फ्रेंचाइज और लाइसेंसेस की कैसे हैंडल करनी है, डेप्रिसिएशन ग्राउंड फॉर कैसे करनी है, और अकाउंट्स के सिस्टम में कैसे आए कि एरर फ्री रहे और कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, और टॉप मैनेजमेंट को एट एनी डिसीजन मेकिंग पार्ट प्रॉपर विजिबिलिटी रहे। और फ्रेंचाइज इज अ contractual arrangement under which the franchisor grants the franchise to the right to sell certain products, to render specific services, or to use certain trademarks or trade names, usually within designated geographical area, एक particular area के लिए वो ये facility दी जाती है। Another type of franchise, commonly referred to as license or permit, is entered into between a governmental body and a business enterprise and permits the enterprise to use the public property in परफॉर्मिंग इट्स सर्विस, कि उसकी परमिट करती है, उसको लाइसेंसिंग कर दी जाती है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। फॉर एग्जांपल, अभी गौर कीजिएगा, गवर्नमेंट मार्केट की डेप्रिसिएशन शेड्यूल वीजा विज इनकम टैक्स मार्च 2098 टू March 1, 2003 की एक स्टेटमेंट है, नीचे केस स्टडी ये पढ़ेंगे आप। ऑन March 2, 1998 गवर्नमेंट मार्केट परचेज्ड अ डिलीवरी ट्रक फॉर $10,000 फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पज। This asset was depreciated by the straight line method using an estimate useful life of 5 years. Or residual value of 2,000 and the half year convention for income tax purpose, the truck was depreciated by the marks accelerated rates as 5 years property. On September 4, 2000, government market sells truck for $5,200 cash. इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं जी, इसको कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। Instructions are prepare a schedule showing side by side the annual amounts of depreciation expense that management will recognize in the company's financial statement, company की financial statement को किया जाए, and its income tax returns continue this schedule until the asset is fully depreciated for both purpose, दोनों purpose के लिए हो। For financial statement purpose, compute the book value of the truck at the date of disposal and the amount of gain or loss, बुक वैल्यू के लिहाज से उसकी डिस्पोजल की ट्रक वैल्यू क्या वैल्यू थी, और एंड पे गेन हुआ या लॉस हुआ, वो भी हमने बताना है। तीसरी रिक्वायरमेंट और चौथी थी फॉर इनकम टैक्स पर्पस, इनकम टैक्स पर्पस के लिए भी कंपनी का कंप्यूट द बेसिस ऑफ एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, डेट ऑफ डिस्पोजल के एसेट्स का क्या बेस थी, द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस ऑन द सेल, अमाउंट ऑफ गेन क्या था, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन जर्नल form to record in government markets accounting records, depreciation on the truck for the year disposal and the sale of the truck, date both entries September 4, 2000. अभी E was the truck considered 5 years property for the income tax, ये अगली requirement है, because the estimated useful life for financial reporting purpose was also 5 years. In other words, had its estimated useful life for financial reporting purpose been 7 years, would it have been considered 7 years property for the tax purpose? Explain, इसकी explanation भी दें। अभी इसका solution देखते हैं हम। solution में आप नोट करें, पहला कॉलम तो years का आएगा जो कि 1998, 99, 2001, 2, 3 उन सारे सालों को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरे कॉलम में डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट की गई है, 8,000 को उन्होंने इक्वल इंटरवल्स पे साथ करके किया है। फिर
तीसरे कॉलम में इन्होंने डेप्रिसिएशन बाय मार्क्स की है। अच्छा, फिर एंड पे डेप्रिसिएशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी और इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे रिफ्लेक्ट होगी। अब गौर करें कि एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उनके अगर वैल्यूज को पुट ऑन किया जाए तो 8000 आ गई, और इनकम टैक्स रिटर्न बाय मार्क्स जो आपको हमने पढ़ा था कि मार्क्स अमूमन इनकम टैक्स रिटर्न के लिए यूज होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो हैं जो कि अपनी है स्टेटमेंट्स एंटरप्राइज की, और इनकम टैक्स रिटर्न भी अपनी ही होती है हर बिजनेस एंटरप्राइज की, बट दे आर सबमिटेड टू द टैक्स अथॉरिटीज। उसकी $10,000 इसकी आ गई। अब ये दूसरा जो इसका पोर्शन था उसका था कि एज ऑन September 4, 2000 बुक वैल्यू क्या थी उनकी। कास्ट में लेस अकाउंट डेप्रिसिएशन 10,000 कास्ट है, 98 to 99 जो है 2400 आ गया। इन 2000 में जाके हाफ हो गया 800, एंड टोटल इट कम्स टू बी 6800। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेल प्राइस उसकी $5200 थी, बुक वैल्यू फॉर द डेट ऑफ डिस्पोजल वाज $6800, लॉस ऑन डिस्पोजल $1600 उसका हुआ। तीसरी उसकी रिक्वायरमेंट थी द टैक्स बेसिस एट September 2000, कॉस्ट उसकी 10,000 थी, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है 98 to 99 जो थी $5200 थी, और 2000 में $960 थी, टोटलिंग $6160। टैक्स बेसिस एट डेट ऑफ डिस्पोजल जो निकला 3840 निकला। अच्छा, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल फॉर टैक्स पर्पस, सेल प्राइस 5200 आ गई, लेस टैक्स बेसिस एट डेट ऑफ डिस्पोजल अबव 3840 थी, टैक्सेबल गेन ऑन डिस्पोजल वाज $1360 हो गया, जो बुक वैल्यू के लिहाज से सर्टन हुआ। चौथी रिक्वायरमेंट जो उनकी थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 800 आया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो इसकी एंट्री थी 800 आ गई। इट वाज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल बाई दी हाफ ईयर कन्वेंशन के लिहाज से इन्होंने लिया था। और फिर उसकी कैश एक्यूमुलेटेड जो है 5200, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 1600, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट 3200, टू इक्विपमेंट 10,000 टू रिकॉर्ड दी डिलीवरी ऑफ दी ट्रक्स। अभी आखिरी जो उसका पॉइंट था लास्ट, was the truck considered 5 years property for the income tax purpose because it was estimated useful life for financial reporting purposes was also 5 years. In other words, had its estimate useful life for financial reporting purpose been 7 years, it would have been considered 7 years property for tax purposes. Explain. इसका आंसर है नीचे। No, all automobiles and light trucks are classified as 5-year property for income tax purposes. ये 5 साल के लिए पक्के होते हैं, इनकी लाइफ नहीं बढ़ाई जा सकती, regardless of the estimate useful lives for financial reporting purpose. ये 5 ईयर के लिए ही होती है टैक्स पर्पज, उन्होंने एज ए रूल बनाया हुआ है, 5 साल से ज्यादा पे टैक्स नहीं उनका होता। डेप्रिसिएशन शेड्यूल इनकम टैक्स। On October 12, 1998, Speedy Print purchased a color photocopy machine at the cost of $20,000. Management estimated that the machine would have been useful life for 80 years, और 40,000 इसकी Speedy थी। Speedy found that many of its customers used to color copier. Therefore, on March 19, 2000, Speedy Print this machine to Commercial Geographic Machine for 10,000 cash, उसको रिप्लेस किया जी उन्होंने। इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? Prepare a schedule showing the side by side the annual amounts of depreciation expense that management originally expect to recognize as per the 8 year of life of assets in the company's financial statement, income tax, and for financial statement purpose compute the book value of the copier at the date of disposal and gain or loss. अभी इसका सोल्यूशन देखिएगा। तीसरी इनकी रिक्वायरमेंट है फॉर इनकम टैक्स पर्पस भी कंप्यूटेशन इन्होंने दी। फिर इन्होंने जर्नल एंट्री के तौर पे रिकॉर्ड इन स्पीडी प्रिंटर टू एक्यूमुलेट रिकॉर्ड्स के तौर पे भी उन्होंने डेप्रिसिएशन 2000 के लिहाज से भी थी थ्रू द डेट ऑफ डिस्पोजल, और उसमें बुक वैल्यू के लिहाज से इन्होंने कहा द सेल ऑफ कलर कॉपियर प्रिपेयर बोथ एंट्रीज इन जर्नल एंड डेट ऑफ देम मार्च 1930 के लिहाज से। फॉर इनकम टैक्स पर्पस डेट द गेन और लॉस कंप्यूटेड इन पार्ट सी हैव द कैश फ्लो कॉन्सिक्वेंसेस एक्सप्लेन्स। अभी